हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहिनी बिश्नोई एंड आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जीन पियाजे का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो किसी स्टेट का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, टेट हो, सीटेट हो, केवीएस हो, नवोदय हो, उसमें जीन पियाजे थ्योरी से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहले जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे अगस्त 9 1896 स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। ओरिजिनली उन्होंने बायोलॉजी एंड फिलोसफी की पढ़ाई कर रखी थी, पर वह अपने आप को जेनेटिक एपिडेमियोलॉजिस्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। उनके 3 बच्चे थे और इन्हीं तीनों बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था, उन्होंने अच्छे से स्टडी किया था और इसी पे ज़्यादातर बेस्ड इन्होंने जो अपना थ्योरी बनाया है वो बनाना स्टार्ट किया था। देन जीन पियाजे जो 20th सेंचुरी के हैं, वो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर थे इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब कुछ हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कीमा। बिफोर वी स्टार्ट द थ्योरी हम देखते हैं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी रहते हैं, प्री कंसीव्ड इंफॉर्मेशन जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेके। अब ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज है हमारे ब्रेन में, वो हमारा जो जो भी हम एक्सपीरियंस करेंगे या जो भी सिचुएशन को हम फेस करेंगे, उसको डील कैसे करना है, ये स्कीमा हमारा हेल्प करता है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी फ़ोन का नाम लेती हूँ, मोबाइल फ़ोन का या सैमसंग का या ओप्पो का, तो आपके पास ऑलरेडी स्कीमा है आपके ब्रेन में कि ये फ़ोन कैसा है, उसके बारे में इमेज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में ऑलरेडी है, तो वो स्कीमा है। अब पियाजे के हिसाब से स्कीमा क्या था? स्कीमा इज अ मेंटल कॉन्सेप्ट that informs a person about what to expect from a variety of experience and situation। जैसा कि मैंने आपको बताया था, it helps individual understand the world they inhabit। मतलब वो एक इंसान जो हम ये दुनिया में रह रहे हैं, उससे सीखने में, उससे समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। They are cognitive structures that represent a certain aspect of the world and can be seen as categories which have certain preconceived ideas in them। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे already preconceived ideas रहते हैं, preconceived information रहते हैं हमारे दिमाग में, तो उनको बोलते हैं स्कीमा। अब सिंपल टर्म में आप इसको यही याद रख लीजिए कि ये पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं आपके ब्रेन में पहले से ही किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा है सेट ऑफ नॉलेज, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अगला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को भी आप इसी तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए कि जब भी कुछ नई चीज़, नई इंफॉर्मेशन, नया स्कीमा ऐड हो रहा होगा, उसमें वो एसिमिलेशन है। अब पियाजे के हिसाब से क्या है? इट इज यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी कुछ भी हम न्यू स्कीमा को, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है स्कीमा, वो अगर हमारे पास कुछ भी नया ऑब्जेक्ट, नई सिचुएशन या कुछ भी नया चीज़ ऐड ऑन हो रहा है, न्यू नॉलेज ऐड हो रहा है, तो वो एसिमिलेशन है। द लर्नर फिट्स द न्यू आइडिया इनटू व्हाट ही ऑलरेडी नोज। In assimilation, the schema is not changed, it is only modified। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्कीमा है एसिमिलेशन में, वो चेंज नहीं हुई है, वो खाली मॉडिफाई हुई है। और आप एसिमिलेशन को किस हिसाब से याद रखेंगे? एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू नॉलेज, न्यू स्कीमा, सो दैट इज योर एसिमिलेशन। अब अकोमोडेशंस क्या है? ये है आपका जो भी प्रीवियस नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उस पे वर्क करता है। अब देखते हैं कि पियाजे ने क्या कहा है। दिस हैपन्स व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा नॉलेज डज नॉट वर्क एंड नीड टू बी चेंज टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। मतलब आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है आपको किसी चीज़ के बारे में, वो अब काम नहीं कर रहा है,
अब आपको उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि अब जो आपके न्यू सिचुएशन में है, जो भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको आप एडजस्ट कर सकें। तो उसको बोलते हैं अकमेंडेशन। जब आपको मॉडिफाई करना पड़ता है, अपना स्कीमा चेंज करना पड़ता है, तब जो भी हमारा प्रीवियस नॉलेज या स्कीमा होता है उसमें, तब वो होता है अकमेंडेशन। अब और देख लेते हैं इसमें, इन अकमेंडेशन द स्कीमा इज ऑल्टर्ड, अ न्यू स्कीमा में बी डेवलप्ड। अब जब आपका जो पुराना स्कीमा था वो ऑल्टर हो गया, उसमें मॉडिफाई हो गया, उसमें चेंजेस हो गए हैं, तो उस वजह से जब आपका पूरा इंफॉर्मेशन आपका मॉडिफाई हो गया है तो आपका एक न्यू स्कीमा डेवलप होता है इसमें। और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम और इन सब का, और जब भी एक बच्चा इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उसके बाद वो न्यू स्टेज पे पहुंच जाता है। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक बच्चे को, हमें छोटा था तब ये सिखाया जाता है जो भी चीज़ उड़ती है वो एक बर्ड होती है, तो उसके हिसाब से जो भी उड़ती हुई चीज़ है वो क्या है, वो बर्ड है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और वो देखता है एरोप्लेन को उड़ते हुए, तो जब वो फर्स्ट टाइम एरोप्लेन को उड़ते हुए देखता है तब वो उसको भी बर्ड ही बोलता है। अब इसमें जब उसका जो एसिमिलेशन क्या है, बच्चे ने अपने दिमाग में फिट कर लिया है कि जो भी उड़ती हुई चीज है वो बर्ड है, वो उसने एसिमिलेशन कर लिया। अब उसको एक नई और चीज दिखी उड़ते हुए, एरोप्लेन। अब उसको लग रहा है कि वो भी उड़ती हुई चीज बर्ड ही है, पर वो अब इंफॉर्मेशन सही नहीं है। उसकी मम्मा उसको बताती है, नहीं बेटा, हर उड़ती हुई चीज बर्ड नहीं होती है, ये एक एरोप्लेन है जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में मदद करती है और ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो बच्चे ने अब ये जो न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, अपने पुराने सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को चेंज किया और अभी ये न्यू वाले को एड ऑन किया, तो ये आपका हो गया अकोमोडेशन। और जब ये एड ऑन हो जाता है तो आप एक बैलेंस लेवल पे पहुंच जाते हो, आप एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हो, और तब बच्चा एक न्यू स्टेज में एंटर कर जाता है। अब इक्विलिब्रिएशन मैंने अभी आप ही को बताया था कि जब आपका अकोमोडेशन हो जाता है नॉलेज का और एक आप बैलेंस्ड हो जाते हो, तो वो होता है इक्विलिब्रियम। अब पियाजे क्या बोल रहे हैं, एज अ चाइल्ड प्रोग्रेसेस थ्रू द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट इज important to maintain a balance between applying previous knowledge, that is assimilation, and changing behavior to account for new knowledge, that is accommodation. Equilibrium helps to explain how children are able to move from one stage of thought to the next stage. जब एक आप इक्विलिब्रियम, एक सिचुएशन के इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं तो आपको जैसे ही कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिलेगी तब आपको फिर से वापस आप उसी साइकिल में आ जाएंगे, एसिमिलेशन, देन डिसइक्विलिब्रियम, देन अकोमोडेशन, देन अगेन इक्विलिब्रियम। तो और फिर बच्चा नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो इसी हिसाब से आप स्टेजेस पे बच्चा अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है होता रहता है। अब कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव मतलब आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपके दिमाग से रिलेटेड जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, आपका जो मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अब पियाजे के हिसाब से 4 मेजर डेवलपमेंटल स्टेजेस थे। फर्स्ट है सेंसरी मोटर, जो कि जन्म से 2 साल तक है। फिर प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 साल से 7 साल तक। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 साल से 11 साल तक। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि एडोलेसेंस तक, एडोलेसेंस से अडल्टहुड तक। तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। अब जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व हैं। मतलब बच्चा, ये वाले स्टेज पे बच्चा ज्यादातर दुनिया को अपने सेंसेस के हिसाब से ही सीखता है और वो अपने सेंसेस से ही दुनिया को जानना शुरू करता है। और ये स्टेज कब से कब तक है, ये बर्थ से 2 साल तक है। Infants construct an understanding of the world by coordinating sensory experiences, hearing and seeing, with motor actions, reaching and touching. मतलब इस स्टेज पे बच्चा अपना हियरिंग, सेंसिंग, टचिंग, फीलिंग, इन्हीं सेंसेस को यूज करके दुनिया के बारे में सीखना स्टार्ट करता है, दुनिया के बारे में समझना स्टार्ट करता है। और इस स्टेज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है
डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब इससे पहले बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है, और ये जब स्टेज खत्म होने वाला है तब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होती है। अब इसका मतलब क्या है, बच्चा जब छोटा होता है 10-11 महीने तक, तो उसको लगता है कि जो चीज़ उसके आंखों के सामने नहीं है, आप अगर उसको कोई एक टॉय दिखा के गायब कर देते हैं तो उसको लगता है कि अब वो टॉय है ही नहीं। जो चीज़ उसके आंखों के सामने नहीं है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पर जब वो इस स्टेज के लास्ट में पहुंचता है तब तक उसे रियलाइज हो जाता है कि भले ही वो उसकी आंखों से चीज ओझल हो गई है पर वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। आउट ऑफ साइट इज नॉट आउट ऑफ माइंड, मतलब उसके वो मेमोरी में रहती है वो चीज। सो दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कभी क्वेश्चंस आते भी हैं इस तरीके के, आई गेस अभी पिछले से पिछले बार वाले सीटेट में क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज पे डेवलप होता है। देन रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इवन इफ दे आर आउट ऑफ साइट। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल तक का रहता है। इसमें मोस्टली टॉडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड आता है। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा ज्यादातर यूज ऑफ सिंबल्स एंड लैंग्वेज सीखता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे ख्याल से पिछली बार के काफी बार ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बच्चा पहले थॉट आते हैं या लैंग्वेज डेवलप होती है। पहले एक बच्चे में क्या डेवलप होगा, थॉट या लैंग्वेज? तो पहले बच्चे के थॉट डेवलप होते हैं और लैंग्वेज बाद में डेवलप होता है। और इसका रीजन यही, अब आप सोच रहे होंगे कि बट वो लैंग्वेज से पहले एक बच्चे में थॉट कैसे डेवलप हो सकता है? तो वो अपने हैंड मूवमेंट, जेस्चर्स, फीलिंग से अपने थॉट्स को डेवलप करता है, और जब वो बड़ा होता है तब उसकी धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप होती है। अब अगला क्या है, दिस इज अ पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स। अब इस पीरियड में ज्यादातर बच्चे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट है। सो द चाइल्ड इज केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, जैसे कि वर्ड्स एंड इमेजेस। he is still unable to use operations, this is logical mental rules such as arithmetic। बट बच्चे में अभी इसमें उसका मेंटल जो कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे वर्ड्स, लैंग्वेज, सिंबल्स, वो सब डेवलप हो जाता है, पर अब इतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रूल्स अप्लाई करने लगे मैथ के। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज अगेन सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो कि 2 से 4 साल की है, और इंट्यूटिव स्टेज जो कि 4 से 7 साल की है। अब प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या होता है, इंक्रीज यूज ऑफ वर्बल रिप्रेजेंटेशन बट स्पीच इज ईगोसेंट्रिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ईगोसेंट्रिक। ये भी क्वेश्चन आता है, ये ईगोसेंट्रिक प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है। बच्चा इस टाइम बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक रहता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब, ईगो का मतलब मैं, उसका जो मैं, आई, मी होता है वो बहुत बड़ा होता है, और वो दूसरे का जो व्यू पॉइंट है वो नहीं समझ पाता। उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, वही सब सही है। The child uses symbols to stand for actions. A toy doll stands for real baby, और the child role plays मम्मी और डैडी। और बच्चे को ये भी लगता है कि जो डॉल है वो सच में, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो भी लिविंग है, उनमें भी सांसें हैं, वो भी उनके जैसे हरकतें और जो एक्टिविटीज हैं कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चे ज्यादातर रोल प्लेस करते हैं। वो अपने जो टॉयज को भी खाना खिलाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको नहलाते हैं, तो क्योंकि वो उनको लगता है कि वो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तरह। नेक्स्ट है इंट्यूटिव स्टेज जो कि 4 से 7 साल तक रहता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे का जो स्पीच होता है वो मोर सोशल हो जाता है। वो बाकियों को भी समझने लगता है, उनके व्यू पॉइंट समझने लगता है, और कम ईगोसेंट्रिक हो जाता है। जो उसका ईगोसेंट्रिक नेचर होता है वो धीरे धीरे, जो उसका मैं है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। स्पीच बिकम्स मोर सोशल एंड लेस ईगोसेंट्रिक। Here the child base their knowledge on what they feel or sense to be true, yet they cannot explain the underlying principles behind what they feel or sense। अब इसमें आगे है
कुछ की कॉन्सेप्ट, ईगोसेंट्रिज्म जो मैंने आपको बता दिया है कि चाइल्ड को दूसरों का जो व्यू पॉइंट है वो समझने में प्रॉब्लम होती है, उनको उन्हीं का ही सब कुछ सही लगता है. द चाइल्ड्स थॉट्स एंड कम्युनिकेशंस आर टिपिकली ईगोसेंट्रिक. दिस इज अबाउट देमसेल्फ, उनका सिर्फ खुद के बारे में ही होता है. देन एनिमिज्म. अब इसमें दे ट्रीट इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स एज लिविंग वंस, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने टॉयज को भी वो लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं. वो उनको फीड करते हैं, उनको ड्रेस करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बात करते हैं. देन कॉन्सेंट्रेशन. The process of concentration on one limited aspect of a stimulus and ignoring other aspect. इस स्टेज पे बच्चे कंसंट्रेशन भी बहुत कम कर पाते हैं, वो खाली एक ही एस्पेक्ट पे कंसंट्रेट कर पाते हैं और बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं. और कंसंट्रेशन ज़्यादातर कंजर्वेशन में नोटिस किया जाता है, बट इस स्टेज का अगेन इम्पॉर्टेंट है कि कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुआ होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज तक. इस स्टेज तक कंजर्वेशन डेवलप नहीं होता है. अब कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे कि आपने एक बच्चे के सामने एक जूस का ग्लास रखा है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है, और एक दूसरा जूस एक कटोरी में डाल के दिया है, अमाउंट दोनों का सेम है, बट फिर भी बच्चे को लगेगा कि ग्लास वाला जूस ज़्यादा है बजाय कटोरी वाला, क्योंकि उसको शेप, वॉल्यूम, मास, कैपेसिटी इनकी समझ नहीं होती है. The knowledge that quantity is unrelated to the arrangement and physical appearance of the objects. Children at this stage are unaware of conservation. Then अगला थर्ड है concrete operational stage, जो 7 to 12 years का रहता है, childhood to early adolescence. अब इसमें क्या होता है, बच्चे कॉन्क्रीट लॉजिक यूज करने लग जाते हैं. जो यूज ऑफ लॉजिक होते हैं, उनके जो मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलजेब्रा, वो सब वो सीखने लग जाते हैं. द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक. इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ड्यूरिंग दिस स्टेज आर सीरिएशन, ट्रांजिटिविटी, क्लासिफिकेशन. अब सीरिएशन क्या है, the ability to sort objects in an order according to size, shape or any other characteristic. Example, if given different size object they may place them accordingly. मतलब उनको increasing से decreasing या decreasing से increasing according to the shape, size, बच्चे उनको ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट उनको अलग अलग कर सकते हैं. अब दूसरा है ट्रांजिटिविटी. अब ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, अगर बच्चे को बोले हम लोग ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, देन ए मस्ट बी टॉलर देन सी, तो ये जो तीन का रिलेशन है बच्चे को वो समझ में आने लग जाता है कि अगर हम किसी दो का रिलेशन बताएं और वो उनमें से एक कोई तीसरे से रिलेटेड है, तो बच्चे को समझ में आता है कि पहला और तीसरा इंसान भी आपस में रिलेटेड है. तो जो ये जो ट्रांजिटिविटी है बच्चे में वो भी डेवलप होने लग जाती है. The ability to recognize logical relationships among elements in a serial order. और बच्चा क्लासीफाई कर सकता है, क्लासिफिकेशन भी डेवलप हो जाता है. The ability to group object together on the basis of common features. जैसे कि हम लोग बोले कि लायन एंड वुल्फ ये दोनों वाइल्ड एनिमल है, तो बच्चे को समझ में आएगा कि ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बट कॉमन क्या है, ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, फिर पेट्स में, फिर फार्म एनिमल्स में, कैटल में, तो वो क्लासिफाई कर सकता है बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स. द चाइल्ड ऑल्सो बिगिन टू गेट आइडिया दैट वन सेट कैन इंक्लूड अनदर. अब अगला है डिसेंटरिंग. अब इसमें क्या है, द एबिलिटी टू टेक मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन इनटू अकाउंट. मतलब डिफरेंट सिचुएशन को भी अकाउंट में, कंसिडर में, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को लेने वो बच्चा कंसिडर करने लगता है. रिवर्सिबिलिटी. द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट नंबर और ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट. जैसे कि a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a. तो बच्चे को वो रिवर्सिबिलिटी समझ में आने लग जाती है कि अगर हमने उनका पोजीशन चेंज किया फिर भी वो सेम ही रहेंगे.
और इस स्टेज पे बच्चों को कंजर्वेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले वाले में जिसमें बच्चों को कंजर्वेशन नहीं समझ में आया था, पर इसमें अगर आप वही सेम सिचुएशन दोगे बच्चे को कि एक टॉल ग्लास में आपने जूस डाला है और वही सेम क्वांटिटी आपने एक बाउल में डाल के दिया है, कटोरी में डाल के दिया, बच्चे को समझ में आएगा कि दोनों क्वांटिटी बराबर है। तो अंडरस्टैंडिंग दैट द क्वांटिटी, length and number of item is unrelated to the arrangement or appearance of an object or item. Elimination of egocentrism. अब इसमें बच्चे का जो मैं है वो लगभग खत्म होने लग जाता है। The ability to view things from another's perspective. बच्चा दूसरों के व्यू पॉइंट, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखने लग जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, द चाइल्ड परफॉर्म्स ऑपरेशंस कंबाइनिंग, सेपरेटिंग, मल्टीप्लाइंग, रिपीटिंग, डिवाइडिंग एटसेट्रा। ये जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है बच्चा वो आराम से परफॉर्म करने लग जाता है। अब लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 इयर्स एंड अबव का रहता है, एडोलेसेंट से अडल्टहुड तक का। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग बच्चे का अच्छे से डेवलप हो जाता है। बच्चे को एल्जेब्रा, कंपाउंड इंटरेस्ट और जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वांटम फिजिक्स, ये सब चीज़ें उसको समझ में आने लग जाती है। The ability to systematically solve a problem in a logical and methodological way, develop skills such as logical thought, deductive reasoning as well as inductive reasoning and systematic planning. अब बच्चे का इस स्टेज पे डिडक्टिव रीजनिंग से भी पढ़ाया जा सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जबकि इससे पहले बच्चे को आप इंडक्टिव रीजनिंग से ही पढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके आप किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ जाते हो, जनरलाइजेशन करते हो। और डिडक्टिव होती है आप डायरेक्टली कोई प्रिंसिपल बता के फिर आप एग्जाम्पल्स बताते हो। देन थर्ड है अंडरस्टैंड्स दैट रूल्स ऑफ एनी गेम और सोशल सिस्टम आर डेवलप्ड बाय अ मैन बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट एंड हेंस कुड बी चेंज और मॉडिफाइड। अब ये पियाजे के एक छोटा समरी है जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या कहीं लिख के अपने पास रख सकते हैं। जब आपका क्विक रिवीजन करना होता है तब ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें उनका एज, स्टेज का एज कितने हैं और उनका डिस्क्रिप्शन स्टेज में और डेवलपमेंटल फेनोमेना जो कि जैसे फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट परमानेंस, देन ईगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। तो ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो एक गो थ्रू के लिए ये आपके लिए है, जो कि आप बाद में इसको देख सकते हैं। अब इसके पियाजे का जब इतना इम्पोर्टेंट थ्योरी है तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होगा। यस, ये एजुकेशन व्यू पॉइंट से, जो करिकुलम व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो हमारा NCF 2005 है वो भी ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को रख के ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 100% नहीं लिया गया है उससे, बट बहुत ज़्यादा लगभग उसी पे ही बेस्ड है। अब उसमें क्या चीज़ डिस्कस की गई है, एम्फेसिस ऑन डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग, ट्रीट चाइल्ड एज अ डिस्कवरर। जो डिस्कवरी लर्निंग है, खोज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बच्चे को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने दीजिए, बच्चे को नॉलेज ढूंढने दीजिए और बच्चे को एज अ डिस्कवरर, लिटिल साइंटिस्ट बताया गया है। Then curriculum should provide specific educational experience based on child's developmental level. मतलब करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि बच्चे को स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस दे जो कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो डिफरेंट लेवल पे। देन क्लासरूम एक्टिविटीज़ को भी इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चे का इंकरेजमेंट हो सेल्फ लर्निंग के लिए। और ये आप जो एक्टिविटीज़ अरेंज डिज़ाइन करेंगे वो बच्चे का कॉग्निटिव लेवल देखते हुए करना है। जो इंस्ट्रक्शंस आप क्लास में देंगे वो भी बच्चे का लेवल देख के करना है। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेड 5 में ग्रेड 1 के इंस्ट्रक्शंस दे दिए और ग्रेड 1 में ग्रेड 5 के दे दिए तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। ग्रेड 5 में लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो ये सब पहले से ही आता है, कुछ चैलेंजिंग नहीं है। और ग्रेड 1 में लगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं आता है। तो बच्चे का लेवल देख के जो भी करिकुलर है पूरा करिकुलर आपको डिज़ाइन करना है। देन सोशल इंटरेक्शंस हैव अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू फॉर पियाजे। पॉजिटिव सोशल एक्शन देयरफॉर should be encouraged. Instruction should be geared to the level of the child. Simple to complex and project method of teaching should be emphasized.
मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाना है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं पढ़ाना है बच्चों को, और ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क, ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी लर्निंग, पीयर टीचिंग, इन सब पे एम्फेसाइज करना है। देन इक्वल इम्पोर्टेंस टू को करिकुलर एक्टिविटीज़, बच्चे का जितना भी लेवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करो और जो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, उनको अवॉइड किया जाए। देन मेजर गोल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे आर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।